नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग करने वाले 3 आतंकी ढेर, मंदिर में बच्चों को भी बनाया था बंधक। खबर में आगे जिक्र होगा कि लद्दाख में 2 मुख्य पॉइंट पर भारत चीन सैनिकों की वापसी का अंतिम चरण, लेकिन तनाव कम होने में लगेगा काफी समय। आगे आपको बताएंगे कि भारत ने चुपके से कर दिया बड़ा काम, पाकिस्तान में मच गया तहलका। पूरी खबर जरूर बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने वडोदरा में टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट प्लांट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने रतन टाटा को किया याद। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक नीतीश कुमार ने बुला ली है एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुलकर प्रधानमंत्री मोदी और देश की सेना का समर्थन करते हैं तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग करने वाले 3 आतंकी ढेर, मंदिर में बच्चों को भी बनाया था बंधक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अखनूर सेक्टर के कैरी बट्टल इलाके में बने एक शिव मंदिर के पास आतंकियों ने सेना के एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। इसके बाद जवानों ने 3 दहशतगर्दों पर उनको मार गिराया। और बता दें कि सोमवार सुबह 6:30 बजे के करीब इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। गांव के 3 बच्चे जब रोज की तरह शिव मंदिर में मत्था टेककर ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे थे तो मंदिर में छुपे आतंकियों ने उन्हें रोक लिया। आतंकी बच्चों से मोबाइल फोन देने की मांग कर रहे थे। बच्चों ने उनके पास मोबाइल फोन ना होने की बात जब आतंकियों को बताई तो वो गुस्सा हो गए और बच्चे से मारपीट करने लगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन आतंकियों को ढेर कर दिया जा चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लद्दाख में 2 मुख्य पॉइंट पर भारतीय चीनी सैनिक वापसी का अंतिम चरण, लेकिन तनाव कम होने में लगेगा समय। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन दिवाली से पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर पूरी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार हैं। इसके बाद LAC के कुछ क्षेत्रों में समझौते के अनुसार गश्त शुरू हो जाएगी। ये भारत और चीन द्वारा सीमा विवाद को हल करने के लिए सहमत होने के 1 सप्ताह बाद हुआ है, जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार हुआ है। हालांकि भारतीय सेना के एक सूत्र ने कहा कि यह समझौता केवल डेमचौक और देपसांग के लिए है। देपसांग क्षेत्र में चीनी चौकियों ने LAC पर 5 गश्त बिंदुओं तक भारतीय पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था, जिसमें महत्वपूर्ण वाई जंक्शन भी शामिल है, उन्हें हटा दिया गया है। इसी तरह डेमचौक में विवादित भूमि पर चीनी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है। चीन के साथ सीमा वार्ता में हाल ही में मिली सफलता के 1 दिन बाद रक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहली गश्त, जहां 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद से तनाव बना हुआ है, महीने के अंत तक फिर से शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि वापसी की प्रक्रिया जो अब अपने अंतिम चरण में है, उसमें दोनों पक्ष 2020 में सीमा गतिरोध के बाद इन विवादित क्षेत्रों में पिछले 4.5 वर्षों में बनाए गए स्थायी ढांचों और किलाबंदी को ध्वस्त कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत ने चुपके से कर दिया बड़ा काम, पाकिस्तान में मच गया तहलका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जल थल नभ में भारतीय सेना के बढ़ते पराक्रम ने पाकिस्तान को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने पिछले दिनों अपनी चौथी न्यूक्लियर सबमरीन को गुपचुप समुद्र में उतारा, लेकिन खबर तो बाहर आनी ही थी। लेकिन जब ये खबर पाकिस्तान पहुंची तो उसके पैर कांपने लगे। पाकिस्तान के पुराने नेवल ऑफिसर अब सोशल मीडिया पर यह मानने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। भारत की नेवी के आगे पाकिस्तान की नेवी कुछ भी नहीं है। IANS चक्र, IANS अरिहंत, IANS अरिघात और अब IANS अरिधमान, ये कुछ समुद्र में ये भारतीय नौसेना की छोटी सी ताकत है, जिसने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए हैं। दोस्तों, हालत यह है कि अब भारत की नौसेना की ताकत पर पाकिस्तान के पूर्व नौसैनिकों को सांप सूंघ गया है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बताएं और क्या छुपाएं। भारत ने पिछले हफ्ते चुपचाप अपनी चौथी परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी समुद्र में लॉन्च की थी। इसे भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने वडोदरा में टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट प्लांट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने रतन टाटा को किया याद। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके समकक्ष पेड्रो सांचेज ने सोमवार को सुबह गुजरात के वडोदरा शहर में एक खुली जीप में सवार होकर एक रोड शो किया और सड़क के किनारे खड़े लोगों का अभिवादन किया। दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री सांचेज ने शहर में हवाई अड्डे से टाटा विमान परिसर तक 2.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर एकत्र लोगों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। दोनों प्रधानमंत्री
टाटा विमान परिसर का उद्घाटन किया और मोदी और सांचेज जब यहां टाटा एडवांस सिस्टम्स केंद्र की ओर आगे बढ़े तो भारत की समृद्धि संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले विभिन्न कलाकारों ने उनका स्वागत किया। दोनों नेता एक द्विपक्षीय बैठक के लिए ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस जाने से पहले टाटा एडवांस सिस्टम्स केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक नीतीश कुमार ने बुला ली एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। एनडीए 200 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा कि आज सभी एनडीए विधायकों सांसदों की बैठक है जिसमें सीएम से मार्गदर्शन लिया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य बैठक में शामिल हुए। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव के साथ ही साथ अभी 4 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है। बैठक के बाद जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ये 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सभी दलों के बीच समन्वय के लिए एक बैठक है। उन्होंने नारा देते हुए कहा 200 पार। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। एनडीए 200 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा कि आज सभी एनडीए विधायकों सांसदों की बैठक है जिसमें सीएम से मार्गदर्शन लिया जाएगा। स्वाभाविक है कि एनडीए की बैठक में चुनाव एजेंडा है, लेकिन बिहार का विकास उससे भी बड़ा मुद्दा है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि हम वर्ष 2025 में बहुमत के साथ सत्ता में लौटेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में 2025 में शुरू होगी जनगणना। संप्रदाय को लेकर भी होगा सवाल। 2028 में पूरा होगा परिसीमन। जी हां दोस्तों, जनगणना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगले साल से जनगणना शुरू होगी। जनगणना 2025 से शुरू होकर 26 तक चलेगी। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालनी पड़ी थी। हर 10 सालों में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती आई थी, जैसे 1991 में, 2001 में, 11 में, मगर अब 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, 45, 55 में होगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद शुरू होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की भी मांग हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत स्वयं को अलग संप्रदाय के मानते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदास जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं, यानी धर्म वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत से दुश्मनी कर पछता रहा पाकिस्तान, शहबाज के मंत्री ने माना सच। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने भारत संग व्यापार को रोक दिया था। पाकिस्तान के अंबानी कहे जाने वाले मियां मानशाह से लेकर कई दिग्गज उद्योगपति तक भारत से व्यापार को फिर से शुरू करने की कई महीनों से गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद भी शहबाज सरकार अकड़ में इसे फिर से शुरू करने से बच रही है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के हिस्सा लेने के बाद पाकिस्तान की अकड़ अब ढीली पड़ती दिख रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अमेरिका के वाशिंगटन में रविवार को कहा कि पड़ोसियों के साथ व्यापार नहीं करना बेतुका है। उनसे क्षेत्रीय देशों, खासकर भारत के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर सवाल पूछा गया था। रविवार को आए भारत सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 महीने में भारत का पाकिस्तान से आयात जहां शून्य हो गया है, वहीं भारत ने पाकिस्तान को 23 करोड़ 50 लाख डॉलर का सामान, खासकर चीनी और दवाएं निर्यात किया है। इस तरह से व्यापार रोककर खुद पाकिस्तान को घाटा हो रहा है। अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास में औरंगजेब ने कहा कि भू राजनीतिक मुद्दे क्षेत्रीय व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसके बाद भी पाकिस्तान पहले से ही अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने सार्क का उदाहरण दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ 2025 में एक्सरे एमआरआई लैब टेस्ट करेंगे एक्सपर्ट, योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, महाकुंभ में योगी सरकार श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की देखभाल में पुख्ता इंतजाम कर रही है। सरकार की ओर से विभागीय अफसरों को 15 दिसंबर तक सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाकायदा एक्सरे एमआरआई लैब टेस्ट की भी सुविधा रहेगी। स्वास्थ्य महाकुंभ को नव्य और भव्य रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 10 लाख
लाख ओपीडी और 10,000 आईपीडी तक की क्षमता की तैयारी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए हाईटेक अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिसमें रायबरेली एम्स के चिकित्सकों की टीम भी लोगों की देखभाल के लिए मौजूद रहेगी। मालूम हो कि महाकुंभ के लिए 77.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 43 प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुलाम कश्मीर जल्द हमारे पास होगा, भाजपा नेता का बड़ा दावा, कहा लोग आज़ाद होने के लिए उठा रहे आवाज़। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कौल ने शनिवार को कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर का जल्द ही भारतीय कश्मीर के साथ एकीकरण होगा। उन्होंने कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर के भारत विलय के लिए संसद में पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार पूरा करेगी। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में जम्मू कश्मीर के भारत विलय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में अशोक कौल ने कहा कि एलओसी के पार जो जम्मू कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ने अपना गुलाम बना रखा है, वहां लोग अब पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वहां के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मदद का आग्रह कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 से पहले के जम्मू कश्मीर को एकीकृत करने का लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा। कौल ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय का निर्णय पूरी सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ लिया था। ये एक ऐतिहासिक समझौता है, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A के कारण इस समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने पहली बार भारतीय संविधान के तहत शपथ ग्रहण की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हमारे राजनयिकों को निशाना बना रहा था कनाडा, जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ भड़के एस जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा और भारत के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया और ये तक कह दिया कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार भारतीय राजनयिकों को निशाना बना रही है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कनाडा में संगठित अपराध के मुद्दे को उठाया था, लेकिन लंबे समय तक इसे कनाडा की सरकार ने इसे नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिसके चलते भारत ने कनाडा को सख्त जवाब दिया है। दरअसल पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित, अखंडता और संप्रभुता की बात की जाएगी, तब भारत कठोर कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि कनाडाई सरकार ने हमारे उच्चायुक्त और राजनयिकों को टारगेट बनाया था, जिसको लेकर हमने उचित जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा कि भारत निश्चित रूप से कड़ा रुख अपनाएगा, जो उसने अपने राष्ट्रीय हित, अखंडता और संप्रभुता के मामले में अपनाया है। दरअसल कनाडा ने 13 अक्टूबर को भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा को हरदीप सिंह निज्जर हत्या के लिए नामित किया था। दूसरी ओर भारत ने कनाडा की आगे की कार्रवाई से पहले ही उन्हें वापस बुला लिया है। ये कूटनीतिक विवाद और बढ़ गया जब ओटावा ने भारत के खिलाफ प्रतिबंधों का संकेत दिया, जिसे भारत ने खारिज किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। और बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत, 2 न्यूक्लियर सबमरीन पर तेजी से चल रहा काम। कौन सबसे ताकतवर, आपको बता दें दोस्तों, भारत की सामरिक ताकत बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भारत के पास अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, INS अरिहंत और INS अरिघात। INS अरिघात को 2 महीने पहले ही स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स में शामिल किया गया है। जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं वो सब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत आते हैं। भारत को 2 और न्यूक्लियर सबमरीन मिलनी है। तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन SSBN अरिधमान के अभी समंदर में ट्रायल चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ये भी अगले साल नेवी में कमीशन होकर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा बन जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चौथी SSBN को इसी महीने की शुरुआत में पानी में लॉन्च किया गया। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इसे पानी में लॉन्च किया गया, यानी अब इसके पानी के अंदर टेस्ट शुरू होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश से घुसपैठ रुकने पर ही आएगी शांति, बंगाल में गरजे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब इस घुसपैठ पर रोक लगेगी। उन्होंने दावा किया कि 2026 में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण लगाया जाएगा। अमित शाह पेट्रोपोल भूमि बंदरगाह पर नए यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो गेट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले किए और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आलोचना की। शाह ने राज्य के लोगों से 2026 में राजनीतिक बदलाव की मांग की ताकि राज्य में स्थायी शांति स्थापित की जा सके। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी आ सकती है जब बांग्लादेश में होने वाली अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाएगा। भूमि बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जब सीमाओं पर लोगों के वैध आवागमन की सुविधा नहीं होती तब अवैध तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे देश की शांति भंग होती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिवाली से पहले यूपी के छात्रों को सीएम योगी का तोहफा, मुख्यमंत्री ने जारी किए 5.86 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले
वाले उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद के छात्रों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम योगी ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय से संस्कृत छात्रवृत्ति योजना को शुभारंभ किया और 69,195 विद्यार्थियों के लिए 5.86 करोड़ की छात्रवृत्ति की राशि जारी की। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म की ऊर्जा का एक स्वर यहां आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर गुंजायमान हो रहा था। संस्कृत को समझना है तो इस स्वर के अंतःकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा। मैं आश्वस्त करता हूं, जो भी संस्कृत में विशिष्ट शोध की थीसिस लिखेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, उन सभी आचार्यों और छात्रों को हम स्कॉलरशिप देने की घोषणा करने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। उन्होंने कहा कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण का दायित्व केवल संस्कृत उठा सकती है। संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वाले लोग उठा सकते हैं। संस्कृत के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाला आज का युवा उठा सकता है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार वर्ष 2017 में आई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में रचनात्मक ऊर्जा की लहर। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया छाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश के रचनात्मक ऊर्जा की एक लहर देश में चल रही है और एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति की राह पर है, जबकि गेमिंग स्पेस का भी यहाँ विस्तार हो रहा है और वो दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 150वीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर क्षेत्र में कमाल कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भारत को एनिमेशन की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनाने का संकल्प लेने का भी आह्वान किया। छोटा भीम, कृष्णा, हनुमान और मोटू पतलू जैसे एनिमेशन चरित्रों की लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब आकर्षित करते हैं और इन्हें चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। उन्होंने कहा कि एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। भारतीय गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। पिछले दिनों भारत के अग्रणी गेमर्स से हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वाकई देश में रचनात्मक ऊर्जा की एक लहर चल रही है। एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामे में छिपाई संपत्ति और बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने यह दावा किया है कि वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी हलफनामे में कई जानकारियां छिपाई हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के सदस्य खुद को कानून से ऊपर समझते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए अपने चुनावी हलफनामे में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे हलफनामा कम और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति अधिक करार देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामों में उम्मीदवारों के लिए अपने जीवन साथी की संपत्ति का पूरा खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ये परिवार ऐसा क्यों मानता है कि वो कानून से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आपराधिक इतिहास, खुद की और जीवन साथी समेत घर के लोगों की संपत्ति की घोषणा जरूरी होती है। ये मतदाता और लोगों का जानने का अधिकार है, लेकिन उनके हलफनामे में आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी और अपने पति की संयुक्त चल अचल संपत्ति 77.55 करोड़ रुपए बताई थी। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया और कहा कि अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे भ्रष्ट राजनीतिक परिवार है तो वो गांधी परिवार है। जब अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने की बात आती है तो ये लोग सोचते हैं कि वो संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे, कानून को तोड़ मरोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बना देंगे। अदालती आदेशों और सार्वजनिक डोमेन में मौजूद आयकर दस्तावेजों का हवाला देते हुए भाटिया ने गांधी परिवार द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया और ट्रस्ट के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स में उनके शेयरों के स्वामित्व का कोई उल्लेख न होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को खुद को कानून से ऊपर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि प्रियंका गांधी ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देकर वायनाड के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तो ब्रिक्स में मिला झटका तो बौखलाया पाकिस्तान। SCO समिट की दोस्ती भुला फिर उठाने जा रहा कश्मीर मुद्दा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिक्स में शामिल होने का सपना देख रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। ब्रिक्स की सदस्यता तो दूर, पाकिस्तान को पार्टनर का भी दर्जा नहीं मिल पाया। पाकिस्तान की दावेदारी का भारत ने कड़ा विरोध किया था। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सुना दिया था। भारतीय पीएम ने साफ कहा कि किसी भी नए देश को शामिल करते समय संस्थापक सदस्यों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए।